एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस किसे कहते हैं? कॉस्ट इंकर्ड टू जनरेट द रेवेन्यू। इन्हें हम कहाँ दिखाते हैं बच्चों? खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। एक्सपेंसेस क्या हो गए? एक्सपेंसेस हो गए जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये एक्सपेंडिचर की किस कैटेगरी में आते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंस बोलते हैं। अब बच्चों एक्सपेंस हमारे दो तरह के होते हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जो खर्चा हमने एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड, विच इज पेड इन एडवांस, गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, और जो चीज बेनिफिट देता है फ्यूचर में उसका नेचर क्या होता है? एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चे दैट इज ड्यू बट नॉट येट पेड, वो खर्चे जो ड्यू तो हो गए परंतु हमने पेमेंट नहीं की, वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाते हैं। खर्चा है, पे नहीं किया, पे करना है, और जो पैसा देना होता है फ्यूचर में वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। नोट करोगे, एक्सपेंसेस नोट करो, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस नोट करो, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर ये जो आपने एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में जो आपने सेकेंड लाइन लिखी है, एक्सपेंसिव इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका क्या मतलब होगा? चार्ज मतलब ये दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस अकाउंट में दिखाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और एक अकाउंट और होता है ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों लिख लो, बाद में आप बनाना सीखेंगे इनको, और आप देखो दिखाओगे वहां पर सारे खर्चे। बच्चों नोट कर लिया? करिए करिए। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारा रिसीट्स। नाम से पता चल रहा है रिसीट्स। रिसीट्स किसे कहते हैं? रिसीट मतलब पैसा लेना। रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स। सामान को बेच करके, गुड्स को सेल करके, सर्विसेज को सेल करके, एसेट्स को सेल करके जो पैसा मिल गया है या मिलने वाला है वो क्या कहलाएगा बच्चों? रिसीट्स कहलाएगा। रिसीट्स भी दो तरह की, जैसे एक्सपेंडिचर हमारे दो तरह के, तीन तरह के होते थे, रिसीट्स दो तरह की होती हैं। एक होंगी रेवेन्यू रिसीट, दूसरी होंगी कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट होती है बच्चों जो पैसा हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलता है। सर ऐसा क्या है? जिसे आप कह सकते हैं कि रिकरिंग बेसिस पर जो पैसा मिलता है आपको, वो हमारा रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। जैसे कि आपका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, तो पैसा कहां से आएगा बच्चों? पैसा आएगा सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वहां पर सेल ऑफ गुड्स, कोई अगर हमारा सर्विस इंडस्ट्री है तो सेल ऑफ सर्विसेज। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये आ जाएंगे रेवेन्यू रिसीट, रिकरिंग नेचर की, जो पैसा बार बार मिलता है। और ऐसा पैसा जो कभी कभार मिलता है कैपिटल रिसीट कहलाता है। जैसे कि आपने सेल कर दिया फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट बिल्डिंग बेच करके पैसा मिल रहा है, वो तो हम काम नहीं कर रहे, हमारा काम तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का है, गारमेंट्स बेचेंगे पैसा मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसीट। लेकिन ऐसा पैसा जो कभी कभार मिलता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जैसे हमने अपने बिल्डिंग ही बेच दी, हमारा काम नहीं है वो, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट।
कैपिटल रिसीट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये है मेन वर्ड, नॉन रिकरिंग इन नेचर, लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर एक बार रिसीट वापस समझा दो, हाँ बेटा, मेरा कनेक्शन चला गया था। रिसीट मतलब पैसा लेना, ठीक है। मैं कहता हूं कि भाई मेरी रिसीट्स कितनी है, हमारे इंस्टीट्यूट की रिसीट्स कितनी है मे की, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा सोहम, बताओ कि पैसा हमें कितना मिला, कितना? कहां से मिल रहा है, बाय सेल ऑफ गुड्स या बाय सेल ऑफ सर्विसेज। बात समझ में आ गई? दो तरह की होती Yes, है, एक रेवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट। जो पैसा रिकरिंग बेसिस पर मिलता है, मुझे फीस हर महीने मिलती है, तो फीस रिसीव्ड मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट, रिकरिंग नेचर की, बार बार मिलती है। लेकिन ऐसा पैसा जो कभी कभार मिलता है, जैसे कि मैंने 4 साल पहले कोई लैंड परचेज की थी, आज मैंने उसको सेल कर दिया, तो ये क्या है मेरे लिए, कैपिटल रिसीट है। अमाउंट रिसीव्ड विच इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, ऐसा पैसा जो बार बार नहीं मिलेगा। ठीक हो गया बेटा? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट, रिसीट के बाद में अब हम चलेंगे बच्चों आगे प्रॉफिट सर पर। इसको हाँ नोट डाउन करना था सर। हाँ, नोट कर लेंगे आप लोग जी। नेक्स्ट है हमारा बेटा प्रॉफिट, हम किसे कहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट मींस व्हाट? प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। लिखिएगा इसको, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। बेटा रेवेन्यू किसे कहते हैं, अभी आपको बताया था, रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे आप गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू। मान लो आपने रेवेन्यू जनरेट किया 20 लाख रुपीस का, लेकिन इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपको कुछ खर्च भी तो करना पड़ता है, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। आपने एक्सपेंसेस किए 17 लाख के, तो बताओ बेटा प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 लाख। 3 3 लाख। लाख। ओके, तो प्रॉफिट इज क्लियर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम? Income is a broader concept than profit. It's a broader concept of profit. प्रॉफिट के अंदर तो हम सिर्फ बिजनेस की इनकम्स की बात करते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है बच्चों ये कौन सा होता है, बेसिकली इट इज ऑफ ऑपरेटिंग नेचर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं हम जिसको, जो बिजनेस को ऑपरेट करके मिलता है। कई बार क्या होता है बच्चों, बिजनेस के अलावा भी, मान लो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, गुड सेल किए 20 लाख के, खर्चा किया 17 लाख का, प्रॉफिट हो गया 3 लाख का, तो बच्चों प्रॉफिट तो है 3 लाख रुपए का। ठीक, और आपकी एक बिल्डिंग भी है, वहां से रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव 1 लाख रुपीज का। आपकी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, बच्चे फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहां से क्या रिटर्न मिलती है, सर कोई रिटर्न नहीं मिलती आई गेस। इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा ना। एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपको विद इंटरेस्ट पूरा सम मिलता है। बिल्कुल, हाँ जी, पीरियडिक इंटरेस्ट मिल गया। मान लो आपने 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, फिक्स डिपॉजिट कराया था और इंटरेस्ट मिल गया 50,000 का, तो टोटल इनकम हमारी कितनी होगी, 4,50,000। तो जब इनकम की बात आती है तो इनकम हम कहते हैं बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस को ऑपरेट करके जो मिलता है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसे आपके पास बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, तो कोई बिजनेस तो ऑपरेट नहीं कर रही ना, तो बिना बिजनेस ऑपरेट किए हुए आपको इनकम मिल रही है। फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है, तो बिना बिजनेस को ऑपरेट किए हुए इनकम मिल रहा है। तो ये जो हमें बिजनेस इस तरीके से मिलता है, बिजनेस नॉन बिजनेस इनकम मिलती है, उसे हम नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो इनकम एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें बिजनेस इनकम तो आती ही आती है, साथ में नॉन बिजनेस इनकम्स को भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट के बाद में बेटा हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन। गेन किसे कहते हैं? गेन इज द प्रॉफिट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर।
ऐसा प्रॉफिट जो हमें बार बार नहीं होता। आपका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, गारमेंट सेल करते हो, पैसा मिलता है, तो क्या कहेंगे, वहां से जो इनकम आ रही है वो तो आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम हो गई। लेकिन 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 बच्चों, आपने गारमेंट का बिजनेस करते हुए लैंड बेच दी। ये लैंड आपने परचेज की थी 4 साल पहले 20 लाख रुपए की, और आज आपने इसको सेल किया, आज आपने इसको सेल किया 25 लाख रुपीस का, तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट है ये बार बार होगा क्या? नहीं सर। नहीं, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट है। तो ऐसा प्रॉफिट जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, और यू कैन से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, वो हमारा किसके अंदर आ जाता है? गेन कहलाता है। नोट करना बच्चों। सर इनकम रेकरिंग नेचर की होती है। इनकम रिकरिंग नेचर की होती है बेटा। आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, गारमेंट्स तो बार बार बिकते रहेंगे ना, आजकल की बात छोड़ दो, लॉकडाउन की। सर तो इसमें 5 lakhs गेन हुआ। 5 लाख यहाँ पर हमें गेन हो गया, क्योंकि ये बार बार इनकम नहीं होगी ऐसी इनकम। ये हमारी इनकम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। नेक्स्ट बच्चों, लॉस किसे कहेंगे हम? अभी प्रॉफिट आपने पढ़ा था एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, लेकिन अगर उल्टा हो जाए मतलब क्या? एक्सेस ऑफ expenses over revenue. वेरी गुड, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। जब हमारे खर्चे हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएं तो उसको क्या कहेंगे हम? लॉस कहेंगे। कॉस्ट किसे कहते हैं बेटा, पता है? अमाउंट attributed to produce the goods or services। गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं वो बच्चों क्या कहलाता है? हमारा कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहां पर आप शर्ट बनाते हो, तो आपको पर यूनिट शर्ट की कॉस्ट पता होनी चाहिए कि एक शर्ट बनाने में क्या आपका पैसा खर्च हो रहा है, कितने का फैब्रिक लग रहा है, कितने की वेज लग रही है, कितनी पैकेजिंग लग रही है। तो ये सब एक शर्ट के ऊपर जो कैलकुलेट करोगे वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वो हमारा हो जाएगा कॉस्ट। सर को कॉस्ट में प्रॉफिट अमाउंट भी ऐड करते हैं ना? नहीं बेटा, कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि बेटा एक स्टूडेंट, अच्छा मेरे को बात बताना, आपको क्या लगता है मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो एक स्टूडेंट को पढ़ाने में मेरी कॉस्ट कितनी खर्च होती है? आपको लगता है कुछ पैसा खर्च होता होगा मेरा? यस सर। पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा। मान लो मेरे सेंटर का खर्चा है, रेंट में देता हूं, मैंने रेंट दिया सेंटर का 50,000, स्टाफ को सैलरी दी ₹30,000, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया ₹20,000। चलो अभी इतना ही मान लेते हैं। कितना खर्च कर दिया बेटा एक महीने में मैंने? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। और स्टूडेंट्स को सर्विसेज दी मैंने 100 स्टूडेंट्स को। तो बताओ पर यूनिट स्टूडेंट मेरी कॉस्ट कितनी है? 1,000 रुपीज। तो कॉस्ट होती है अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विसेज। गुड्स के लिए भी हो सकती है, सर्विसेज के लिए भी हो सकती है। अभी जो मैंने आपको बताया वो किसके लिए बताया? सर्विसेज के लिए। ओके सर। और जब आप फीस मुझे देंगे तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। उसमें से रेवेन्यू में से ही आपकी कॉस्ट डिडक्ट हो जाएगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा? पर यूनिट प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके बच्चों, अब चलिए इसके बाद में हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। अच्छा बच्चों ये बताओ, गुड्स तो सबको बता दिया था, गुड्स कितने बच्चों को नहीं मालूम गुड्स का मीनिंग क्या होता है? Item of trade. फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, है ना? वेरी गुड।
फिजिकल, Raw material, work in progress, finished goods, stock in trade. हाँ वेरी गुड। गुड्स को हम यदि स्टॉक में देखें, स्टॉक किसे कहते हैं? गुड्स लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट को जितना सामान हमारे पास बिना बिका हुआ पड़ा हुआ है वो हमारा कहलाएगा स्टॉक। स्टॉक तीन तरह का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ये आप सबको मालूम है। जैसे कि आप गारमेंट्स बनाते हैं, आपके पास फैब्रिक पड़ा हुआ है, वो क्या है? रॉ मटेरियल। फैब्रिक की कटिंग चल रही है, सिलाई चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, वो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। रेडी रखे हुए हैं मार्केट में सेल होने के लिए, फिनिश गुड्स। ठीक, तो चलिए हमारी आगे की टर्म है अब परचेज। परचेज किसे कहते हैं बेटा? परचेज वर्ड, Buying an item. To buy परचेज वर्ड जब हम यूज करेंगे ना बेटा, जब हम वर्ड परचेज यूज करेंगे तो सिर्फ अपने आइटम ऑफ ट्रेड के लिए यूज करेंगे। बात समझ गए? द टर्म परचेज, दिस टर्म परचेज is used only for purchase of goods, purchase of goods। और गुड्स किसे कहते हैं? आइटम ऑफ ट्रेड, जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हो। परचेज कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। कैश सर परचेज, परचेज की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? बिल्कुल यही है बेटा, मैं भी समझाता हूं आपको। समझा सकते हैं, डिफाइन ऐसे ही करेंगे। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जैसे कि आपकी स्टेशनरी की शॉप है, वहां पर बुक्स हैं, रजिस्टर है, पेन है, पेंसिल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पूरे साल में आपने जो सामान खरीदा स्टेशनरी का, स्टेशनरी का मतलब बुक्स खरीदी, रजिस्टर खरीदे, पेन खरीदे, पेंसिल खरीदी, ये सब कुल मिलाकर के आपने खरीदा 30 लाख रुपीस का बेचने के लिए। आपने एक लैंड भी परचेज की थी 10 लाख अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। तो जब हम आपके बिजनेस की परचेजेस की बात करेंगे बेटा, तो हम कितना रुपीस बताएंगे? 30 लाख, 10 लाख या 40 लाख? एमसीक्यू बताओ। 40 lakh. 40 लाख। 30 लाख बोलोगे, 10 लाख बोलोगे या 40 लाख बोलोगे? 40 lakh. 40 लाख। 30 lakh. 30 lakh. गलत जवाब, 30 30 लाख लाख। बोलेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि परचेज की टर्म हम किसके लिए यूज करेंगे? सिर्फ Goods के लिए. गुड्स के लिए। और आपका स्टेशनरी का बिजनेस है और आपके लिए गुड्स क्या है? पेन, पेंसिल, रजिस्टर, बुक्स, फर्नी, ये चीजें हैं। लैंड आप खरीद रहे हो, क्या ये आपके लिए गुड्स है? नहीं नहीं, सर. ये तो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है, ये तो हम बिजनेस में यूज करेंगे। ठीक बेटा, बात समझ गए अभी? Yes, sir. यस सर। इसी तरह से हाँ जी, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस मींस इफ cash is paid immediately at the time of purchases is known as cash purchases. Credit purchases, if promise is made to pay the amount in future, आपने प्रॉमिस किया है कि आप पैसा फ्यूचर में दे देंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिट परचेसेस। परचेजेस रिटर्न किसे कहते हैं? परचेज्ड, जो हमने गुड्स परचेज किए, व्हेन रिटर्न टू सप्लायर, जिससे खरीदे थे उसको वापस कर दिए, बीइंग डिफेक्टिव और एनी अदर रीजन, इज नोन एज द परचेजेस रिटर्न। नोट कर लीजिए बच्चों। आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैंक सर आपने क्रेडिट परचेज में क्या बोला? Yes, sir. तो नेक्स्ट, 1 मिनट, हाँ जी, सर वो आप क्लास के शुरू में कॉस्ट बता रहे थे, आपको ओके नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करेंगे सेल्स किसे कहते हैं बेटा। तो सेल की भी डेफिनेशन यही, द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स। वेरी गुड। देखो जब कंपनीज कहती हैं
अभी देखा होगा आपने मार्च के आसपास सेल्स की फिगर आती हैं व्हीकल्स की, कार्स की। मारुति कहती है कि हमारी सेल्स इस बार 10% इंक्रीज हो गई, हमारी सेल्स इस बार है 5,000 करोड़ रुपए की। तो ये फिगर जब वो बोल रहे हैं कि हमारी सेल है 5,000 करोड़ रुपए की, मारुति बोल रही है 2021 में, और 2020 में हमारी सेल थी ₹4800 करोड़। तो जब ये सेल फिगर बोली जाती है तो इसके अंदर सिर्फ मारुति की गाड़ियों की बात होती है, या मारुति ने अपने बिल्डिंग बेची वो भी इंक्लूड करेगी इसके अंदर? बताओ। खाली गाड़ियों की बात होती है, खाली इसमें गाड़ियों गुड्स की बात होती है ना। बिल्कुल, और उसकी गाड़ी, उसके लिए गाड़ियां क्या है? गुड्स है। गुड्स। तो लिख लीजिए बच्चों। तो सर ये जो हाँ। सेल होती है मैन्युफैक्चर्ड प्राइस से तो मतलब ज्यादा होती होगी क्या बोल रहे हैं बेटा? सर? मतलब सेल है, इसमें तो इनका जो प्रॉफिट होता है पर गुड का वो तो हाँ, इंक्लूडेड होता वो होगा। इंक्लूडेड होता है, करेक्ट। वो सेल फिगर बोल रहे हैं, वो प्रॉफिट नहीं बता रहे। अगर वो प्रॉफिट बताएंगे तो प्रॉफिट बोलेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ जी 120 करोड़ का। तो सेल हुई 5,000 करोड़ की, प्रॉफिट हुआ 120 करोड़ का, ठीक है। सेल्स की तो टाइप प्रॉफिट इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। प्रॉफिट इंक्लूड होता है सेल के अंदर। टाइप्स ऑफ सेल भी दो तरह की, कैश सेल और क्रेडिट सेल। When cash is received at the time of sale is known as the cash sales, and when customer made the promise to pay the amount in future, is known as the credit sales. सर अगर कस्टमर जो है वो चेक कैश के जगह चेक देके जाए तो Cash वो भी sales. मतलब कैश सेल्स मानेंगे क्योंकि उसने पेमेंट इमीडिएट कर दी है। वो भी कैश से बट अगर जो चेक बट है वो 1 महीने बाद का हुआ जो तो चेक है वो मतलब पोस्ट डेटेड है। हाँ, पोस्ट डेटेड है तो फिर ये क्रेडिट मानी मतलब जाएगी, क्योंकि आज आप उसे बैंक में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। आज आप उसकी बैंक में एंट्री नहीं कर सकते, पैसा बैंक में आया ही नहीं, ये तो झोल हो तो सर जाएगा। हम फिर तो हम फिर क्रेडिट सेल में सिर्फ प्रॉमिस की बात कर रहे हैं देखो मैं बताता डेफिनेशन हूँ, में जब उसकी। चेक लिया, तीन हम बातें ये हैं। क्यों नहीं कह रहे कि जो भी मैं बताता हूँ। मैंने सामान बेचा कैश में, तो मैं लिखूंगा कैश आया, सेल हुई, दो चीजें हो गई। अगर मैंने सामान बेचा उधार पर राम को, राम प्रॉमिस कर गया मैं 3 महीने बाद दूंगा, तो मैं राम के नाम से लिख दूंगा सेल, कि सेल हो गई और मुझे पैसा राम से लेना है। राम दे गया मुझे चेक 2 महीने बाद का या 1 महीने बाद का, तो मैं लिखूंगा चेक इन हैंड। मेरे पास चेक है, बैंक बैलेंस नहीं लिखूंगा मैं। चेक इन हैंड किससे है? राम्स का, टू सेल। ये इस तरीके से एंट्री होंगी, ठीक है बेटा। कैश में, कैश मिल गया तो कैश सेल, प्रॉमिस कर दिया पैसा बाद में देगा तो क्रेडिट सेल। अभी सिर्फ चेक दिया, पोस्ट डेटेड चेक है, तो ये भी नाम के साथ ही लिखा जाएगा चेक इन हैंड के नाम से, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? तो सर क्रेडिट सेल में क्या क्या इंक्लूड होगा? क्रेडिट सेल में तो सिर्फ यही है जो हमें कुछ नहीं मिला। ओके सर। पोस्ट डेटेड चेक्स भी कैश है? चेक में अगर हमें मिल रहा है तो हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ रिटर्न में हमें मिल रहा है। फ्यूचर में ये Post- चेक बैंक में डालेंगे तो बैंक बैलेंस Credit इंक्रीज हो yes. जाएगा और ये चेक डिक्रीज हो जाएगा। बट इन प्रेजेंट जो कैश इन हैंड है वो भी क्रेडिट सेल में ही आएगा ना। जो ये चेक इन हैंड हमारे लिए एसेट बन जाता है कि इसके अगेंस्ट इन फ्यूचर हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, जस्ट लाइक बैंक बैलेंस है ये पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद में हमारी बात होगी आगे। परचेज हो गया, सेल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल मुझे लेके जाना है आपको। अच्छा वो नोट कर लिया पीछे वाला आपने? यस सर। यस चलिए,
ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे बच्चों हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल नाम से पता चल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड करने के कारण जो पैसा आपको मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल. इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. जो भी आप नॉर्मल बिजनेस करते हैं उसमें जब भी आपको जो भी पैसा लेना होता है वो ट्रेड रिसीवेबल होता है. इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक डेटर्स होता है और दूसरा बिल्स रिसीवेबल. डेटर्स कौन होते हैं पता है बच्चों? वो पर्सन जिनसे हमें पैसा लेना है क्योंकि हमने उन्हें गुड्स क्रेडिट पर सेल किया हुआ है. बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? बिल्स रिसीवेबल मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज accepted by debtor against which he will pay the amount in future. सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है बीच बीच. ओके हाँ जी बच्चों, बाकी सब बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम है? वॉइस क्लियर है? नो सर, यस सर. नो सर, वॉइस sir. क्लियर है. यस सर क्लियर है. ओके, थोड़ा सा बेटा आपका कनेक्शन की इशू है. चलिए हाँ जी, हम बात कर रहे थे ट्रेड रिसीवेबल. जो पैसा लेना है वो ट्रेड रिसीवेबल दो तरह का, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल इसके अंदर आते हैं. डेटर्स होते हैं वो लोग जिनको हमने सामान उधार पर बेचा, जिनसे पैसा लेना है. बिल्स रिसीवेबल उन्होंने एक स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ये अमाउंट 4 महीने बाद दूंगा. तो वो जो डॉक्यूमेंट सामने वाले पर्सन ने मुझे लिख करके दिया है जिसमें प्रॉमिस किया है, दैट विल बी टर्म्ड एज बिल्स रिसीवेबल. means bills of exchange accepted by debtors against which we will receive the money on future date. इसी तरह से बच्चों सेम ट्रेड पेबल इसी का ऑपोजिट हो गया. अच्छा एसेट क्या है इसमें से, रिसीवेबल या पेबल? रिसीवेबल. एसेट होते हैं पैसा जो हमें लेना होता है, और जो पैसा देना होता है वो लायबिलिटी. लिख लो एसेट. नहीं एक सेकंड सर, मतलब हम इसको बिल क्यों कह रहे हैं? मान लो हम किसी ग्रोसरी स्टोर में गए, हमको जब भी परचेज करता है तो हमें बिल वो मिलता है अलग है, कैश वो में. अलग है, वो अलग है. इसके बारे में अभी आप नहीं जानते, मैं बताता हूँ. पूरा एक चैप्टर है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, हम उसको पढ़ेंगे और तभी वो समझ में आएगा. चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ. राम ने सामान बेचा श्याम को, ये है श्याम और ये है राम. राम ने सामान बेचा 50,000 रुपए का. श्याम बोलता है कि मैं पैसे दे दूंगा 6 महीने बाद. अब राम को श्याम के ऊपर भरोसा नहीं है कि श्याम पैसे दे देगा 6 महीने बाद. तो राम एक स्टैम्प पेपर लेकर के आता है, उसमें लिखता है यू मिस्टर श्याम हैव टू पे मी ₹50,000 आफ्टर 6 months, आर यू एग्रीड? तो श्याम उस पर साइन कर देता है, यस आई एग्रीड, आई विल पे द मनी आफ्टर 6 months. और ये फिर पब्लिक नोटरी के पास जाकर के इसको लीगल डॉक्यूमेंट लॉयर के सामने इसको नोटिंग कराया जाता है, इसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, हाँ जी सामने वाला ये कबूल कर रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बात क्लियर हो गई बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एसिड होता है ना, और ट्रेड रिसीवेबल. हाँ मैं बताता हूँ. राम के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि इसको पैसा मिलेगा इसके अगेंस्ट, और श्याम के लिए ये क्या बन जाएगा? लायबिलिटी. लायबिलिटी बन जाएगा. श्याम के लिए ये बन जाएगा बिल्स पेबल. आ गया बेटा समझ में? सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए पे करना पड़ता है ना? हाँ, एक थोड़ा सा स्टैम्प पेपर लगता है, 150 रुपए, 150, 200 रुपए खर्च हो जाते हैं. मान लो 50,000 का बिल है, 5 सर। लाख रुपए का अमाउंट है तो 150 रुपए खर्च कर देते हैं हम. हाँ जी बोलिए. सर फिर जो हमें शॉप्स में मिलता है वो क्या होता है? क्या चीज? जब हम कोई चीज परचेज करते हैं उसके वो बाद वाउचर हमें होता बिल है, मिलता है. वो वाउचर वो होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट या अकाउंटिंग वाउचर्स. उन्हें हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है उसके सपोर्ट में जो भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उनको हम बोलते हैं बिल. ठीक है बेटा?
वो अलग है, ये वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग है। चलिए, हाँ जी, बिल्स ट्रेड पेबल की बात हो गई। जो भी पैसा हमने पे करना है गुड्स और सर्विसेज के लिए, वो ट्रेड पेबल दो तरह का होता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा पे करना है क्योंकि हमने गुड्स और सर्विसेज उनसे क्रेडिट पर परचेज की है। बिल्स पेबल अभी हमने बात की कि सामने वाला अगर बिल एक्सेप्ट कर रहा है और प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ जी मैं इसके अगेंस्ट पेमेंट कर दूंगा, तो जो जिसके लिए पेमेंट करनी है, जो पर्सन पेमेंट करेगा, उस पर्सन के लिए वो बिल क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। सर वापस समझाएंगे प्लीज? क्या चीज बेटा? बिल्स रिसीवेबल और पेबल। यस सर। यहां पर देखो, राम ने 50,000 के गुड्स सेल किए श्याम को। राम को भरोसा नहीं है कि श्याम पैसा दे देगा, तो राम एक स्टैम्प पेपर पर लिख देता है कि हाँ जी श्याम, आर यू एग्री टू पे मी दिस मच ऑफ मनी ऑन दैट डेट। श्याम उसके ऊपर साइन कर देता है, यस आई विल एग्री। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये राम के लिए बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि राम को इस बिल के अगेंस्ट पैसा मिलने वाला है, और यही बिल श्याम के लिए बिल्स पेबल है क्योंकि श्याम ने इस बिल के अगेंस्ट पैसा देना है। राम के लिए ये एसेट है, इसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा। श्याम के लिए ये बिल्स पेबल है, लायबिलिटी है क्योंकि इसके अगेंस्ट पैसा देगा वो। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद एक बात बताओ अब आप लोग कि डेप्रीशिएशन तो मीनिंग क्लियर हो गया था सभी बच्चों को? यस सर। क्या होता है बच्चों, मीनिंग बताओ। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। means fall in the value of an asset. Due to the wear and tear of time. tear and time period. वेरी गुड। ड्यू टू, क्यों वैल्यू कम होती है भाई? वियर एंड tear. यूसेज, आउटडेट, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, Change in time. ऑब्सोलीसेंस। ऑब्सोलीसेंस बिल्कुल आपने सर डिमांड कम हो जाती है। Accident. एक्सीडेंट से भी हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों से Demand. डेप्रिसिएशन होता है। और अब बुक वैल्यू किसे कहते हैं? Original value. वैल्यू ऑफ एन एसेट, value of an asset shown in the books of account। एसेट की वो वैल्यू जो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं, वो वैल्यू हमारी बुक वैल्यू कहलाती है। बेटा एक बात बताओ, मैंने आज या 2015 में एक कार परचेज की थी ₹20 लाख की। क्या ये आज भी, ये इसकी कॉस्ट थी, कार मैंने खरीदी थी तो उसकी कॉस्ट हो गई ना। क्या ये आज भी 2016 में, यानी कि 21 में कितने दिन हो गए? 6 ईयर्स, 6 साल बाद भी क्या ये 20 लाख की ही रहेगी? नो सर, प्राइस घट जाएगा। प्राइस घट जाएगा, तो 6 साल में इसकी कीमत कम हो गई। मान लो कितनी कम हो गई बच्चों? 12 लाख रुपए कम हो गए, ठीक है। तो 12 लाख रुपए इसका डेप्रिसिएशन लग गया। तो आज की डेट में आप इसे अपनी बुक्स में किस प्राइस पर दिखाओगे? 21 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में? 8 लाख रुपए में। 8 लाख रुपए में दिखाएंगे। तो 8 लाख को हम कहेंगे बेटा ये इसकी बुक वैल्यू है। वो वैल्यू एसेट की जो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई है, दैट इज कॉल्ड द बुक वैल्यू। तो यू कैन से दैट बुक वैल्यू इज कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। सर जरूरी थोड़ी ना है कि लाइक कोई चीज की अमाउंट में गिरावट या हो सकती हम बिल्कुल अभी हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल गिरावट की बात कर रहे हैं। एप्रिसिएशन भी हो सकता है, लेकिन एप्रिसिएशन होता है सिर्फ किसमें? लैंड में। एंटी। क्या बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट में भी होता है। ओके सर बुक वैल्यू समझ में नहीं आ रहा। सर ये value वैल्यू मतलब मतलब एप्रिसिएशन बताना। एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ सर। जाना। जैसे लैंड हमने खरीदी थी 4 साल पहले 20 लाख की, अब कितने की हो गई? 22 लाख की। तो 2 लाख का एप्रिसिएशन हो गया, इंक्रीज हो गया। हाँ बेटा, बुक वैल्यू मैंने कहा था। का भी तो हो सकता है। हाँ एंटीक्स का भी हो सर, सकता है, लेकिन बिजनेस में हम एंटीक्स रखते नहीं। नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं अभी।
एंटिक्स का एप्रिसिएशन होता है, लैंड का एप्रिसिएशन होता है, गोल्ड का एप्रिसिएशन होता है, इन्वेस्टमेंट का एप्रिसिएशन होता है। ओके, बुक वैल्यू, बेटा बुक वैल्यू मतलब एसेट की वो वैल्यू जो आप अपनी बुक्स में दिखाएंगे। बेटा जो कह रहा था कि बुक वैल्यू समझ में नहीं आई, देखना एसेट आप जिस प्राइस पर खरीदते हैं वो उसकी कॉस्ट होती है, जैसे जैसे आप उसे 4-5 साल यूज करेंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, डेप्रिसिएशन होता जाएगा। तो आज की डेट में आप उसे जिस वैल्यू पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे वो क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू निकली कैसे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ जी बोलिए। सर पर इसकी जरूरत क्या है, मतलब अगर जैसे कार अगर चली रही है तो उसकी जरूरत क्या है, मतलब कहाँ लिखना होगा ये? जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने कहा था कि हमें अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। बैलेंस शीट में हमें अपने एसेट्स दिखाने होते हैं, हमें अपनी लायबिलिटीज दिखानी होती हैं और कैपिटल दिखानी होती हैं, ताकि सामने वाले को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। ठीक है बेटा, समझ गए ना? हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट सर ये वैल्यू डिसाइड कैसे होती है कि गाड़ी की 20 लाख से 8 लाख? उसके लिए कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है, कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको यूज किया जाता है। आप डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14 है आपके सिलेबस में, ठीक है? वहां पर हम आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। बाकी ये एक रिलेटिव टर्म है, मे बी डिफरेंट स्लाइटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अकाउंट? अकाउंट किसे कहते हैं बच्चों? अकाउंट इज द समराइज्ड रिकॉर्ड of all transactions of similar nature at one place। जब एक ही जगह पर आप एक जैसे सभी आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, अकाउंट बन जाता है। इट इज ऑफ टी शेप। कैसी शेप होती है इसकी? टी शेप होती है। और हम भविष्य में पूरे अकाउंट ही अकाउंट बनाने सिखाएंगे आपको, घबराना नहीं। अभी अभी सिर्फ लिख लो, अकाउंट होता क्या है, वो जगह जहां पर आपने एक आइटम से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस आइटम की प्रोवाइड की है, वो उस आइटम का अकाउंट बन गया। जैसे कैश का अकाउंट है तो वहां पर आप कैश से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कैश कितना था, कहां से आया, कब आया, कितना आया, कहां गया, कब गया, कितना कितना बचा, कंप्लीट डिटेल आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी, वो क्या कहलाएगा, कैश का अकाउंट। ऐसे ही आप परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे, किस डेट को किससे कितना परचेज किया गुड्स, वो हम परचेजेस बुक में लिखते हैं। ऐसे ही सैलरी का बहुत सारे सभी आइटम्स के अकाउंट बनते हैं। और अकाउंट की शेप कैसी रहती है, टी शेप। तो जब बच्चों आप टी बनाते हैं तो इसमें दो साइड आ जाती हैं, एक आ गई लेफ्ट साइड और दूसरी आ गई राइट साइड। तो लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज द डेबिट साइड। बेटा मीनिंग बता रहा हूं मैं डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट मींस व्हाट, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, और क्रेडिट मींस व्हाट, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। क्रेडिट मतलब वो उधार वाला नहीं लेना। यहाँ पर जब हम कहेंगे कि अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो, मतलब अकाउंट के राइट साइड में लिख दो। तो नोट करते चलो बच्चे, अगर हम डिफाइन करने चलेंगे, मीनिंग पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट, तो बेटा सिंपल, बच्चे बार बार कहते हैं सर बताओ ना मीनिंग बताओ हमें क्या है डेबिट का। तो बेटा डेबिट का मीनिंग क्या है? हाँ बोलो। What comes in? ना ना ना, वो रूल है, वो रूल है, वही मैं बार बार पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मीनिंग ये जो मैं लिख रहा हूं, डेबिट मीन Left side of the account. लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। आप कह रहे हो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसका मतलब है जो आपके पास आ रहा है आप उसे लेफ्ट साइड में लिख दो। ठीक है बेटा। क्रेडिट मींस आप कह रहे हो कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप रूल लगा रहे हो कि जो आपके पास जा रहा है उसे राइट साइड में लिख दो, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चों,
डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, क्रेडिट मीन्स राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। रिबेट किसे कहते हैं? रिबेट मींस डिस्काउंट अलाउड आफ्टर गुड्स आर सोल्ड। सामान बेच दिए, बेचने के बाद में जो आपका प्राइस कम हो रहा है बच्चों, उसे हम बोलेंगे रिबेट। ठीक है सर, ऐसे कैसे हो जाता है? मान लो बेटा आपने 5 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए मुझे, और ये थे डिफेक्टिव, मेरे पास आ गए, तो ये गुड्स हैं डिफेक्टिव। मैंने आपसे ही बोला भाई उठा के ले जाओ इसको, सामान को मुझे नहीं चाहिए, मैं आपसे नहीं परचेज करूंगा। आपने कहा अच्छा थोड़ा बहुत तो काम चला लोगे आप इससे, एक काम करो 10% या 20% कम करके पैसा दे देना, सामान वापस मत करो सारा, 1 लाख रुपए कम दे देना। हमने कहा ठीक है अभी मैं चला लूंगा। तो ये क्या हुआ बच्चों? सेल करने के बाद रिबेट हुआ ना, सेल करने के बाद पैसा कम हुआ, तो इसको क्या बोला जाएगा? रिबेट। डिस्काउंट अलाउड आफ्टर गुड्स आर सोल्ड। सर ये सिर्फ डिफेक्टिव वाले केस में ही होता है? हाँ, नॉर्मली इसी केस में होता है। ये आफ्टर सेल के बाद ही होता है ना? हाँ, जैसे सेल्स पहले के बाद ही होता है, यही इसका मेन फीचर है कि सामान बेच दिया उसके बाद वैल्यू कम हो गई, बेचा पहले ज्यादा कीमत पर था, बाद में वैल्यू कम कर दी गई। सर एक बार और समझा दो। बेटा हमारा बिजनेस है और गारमेंट्स बेचे हमने, गारमेंट्स सेल कर दिए, तो उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा यार ये तो डिफेक्टिव है, या ये तो साइज डिफरेंट आ गया, हमें तो ये साइज नहीं चाहिए था, सामान है आपका 50 लाख रुपए का, ले जाओ उठा के, हमें नहीं चाहिए। हमने कहा यार बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा हमारी कंपनी को, तो कहाँ बेचेंगे हम इतना सामान, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर है बिकवा देगा, यहाँ नहीं बिकवाएगा कहीं और बिकवा देगा, क्योंकि हमारे साइज में डिफरेंस था। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई साहब 20% कम दे दो, लेकिन सामान रख लो, आप तो सेल करवा दोगे, मार्केटिंग में है आप। तो उन्होंने कहा ठीक है 40 लाख रुपए दे दो, तो 10 लाख रुपीज जो कम हो रहा है प्राइस, दैट इज कॉल्ड रिबेट, दैट इज द डिस्काउंट अलाउड आफ्टर गुड्स आर सोल्ड। ठीक है, बीइंग डिफेक्टिव और एनी अदर रीजन। सर तो इस केस में उससे हमारा लॉस होने की जगह 10 लाख का लॉस हुआ? हाँ जी बिल्कुल, 10 लाख हमारा रिबेट हो गया, और रिबेट किस में काउंट लिखेंगे हम? लॉसेस में लिखेंगे, लॉस हो गया हमारा ये। ओके बच्चों, यहां तक अब हमारा हो चुका है। इसके बाद में ध्रुव कोई डाउट है बेटा? नो सर। सोहम कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, रौनक कहीं कोई डाउट? नो सर। ओके, तो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, एंट्री हो गई, एंटिटी हो गई, ठीक है, बुक्स वैल्यू हो गई। अब और बीच में क्या रह गए थे हमारे? कुछ बच्चों रह गया क्या? डिस्काउंट रह गया था, वापस वैसे हो गया था डिस्काउंट भी। चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है अब ये हमारा। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा था डिस्काउंट हो गया था। डिस्काउंट हो गया था, ठीक है। तो चैप्टर बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, और नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी और देख लेते, चलिए आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर बुक तो आपके पास है नहीं ना, मुझे लग रहा है बुक नहीं है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं सर अभी अभी ओपन करता न्यू हूँ। एडिशन आया नहीं। कोई बात नहीं, मैं ओपन करता हूँ आपके साथ में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। द फिक्शनर्स एसेट्स नहीं पढ़ाया आपने? फिक्टिशियस एसेट, हाँ। ओके। फिक्टिशियस एसेट मैं बताता हूँ अभी। फिक्टिशियस एसेट एक्चुअली एसेट होते ही नहीं है, ये होते क्या है फिर? दीज आर द एक्सपेंसेस नॉट येट रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब है जिनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं भेजा। खर्चे कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। और ऐसे खर्चे
जिनको अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं भेजा गया है वो फिक्टिशियस एसेट कहलाएंगे। सर ऐसा क्यों? देखो बच्चे, मान लो एडवर्टीजमेंट है, हम बात कर रहे थे एडवर्टीजमेंट क्या है, हमारे खर्चे हैं, तो कहाँ दिखाएंगे हम इन्हें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट दिखा देंगे। मान लो हमारा हो गया था 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख रुपीज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के एडवर्टीजमेंट के खर्चों में दिखा दिया, डेबिट में दिखा दिया। लेकिन अगर मान लो ये 5 लाख रुपीज ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा 5 साल तक, तो हम क्या इसे 1 साल के ही खर्चों में डालेंगे या 5 साल के खर्चों में डालना चाहिए? बच्चों बताओ। 5 साल के खर्चों में डालना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, फर्स्ट ईयर में इसे एसेट्स में दिखाएगी। 5 लाख था टोटल, 1 लाख रुपए दिखा दिया खर्चे में, 4 लाख बच गए, कहां दिखाएं? एसेट्स में दिखा दिया। तो ये फिक्टिशियस एसेट, इमेजिनरी एसेट है। सेकेंड ईयर में 1 लाख इसमें से फिर से खत्म हो जाएगा, खर्चों में डाल दिया, कितना बचेगा एसेट में? 3 लाख। थर्ड ईयर में फिर से 3 लाख में से 1 लाख रुपीज कहां भेज देंगे? खर्चों की लिस्ट में भेज देंगे। कितना बचेगा आपके पास एसेट्स? 2 लाख। 2 लाख। तो ऐसे ये जो एसेट्स में आप लिख रहे हैं एक्चुअली एसेट है नहीं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, इमेजिनरी एसेट बोलते हैं, विच आर नॉट येट रिटन ऑफ टू P&L अकाउंट। अगर पूरा का पूरा 5 लाख रुपए आपने P&L में डाल दिया तो खत्म, फिर खर्च, फिर वो हमारा एसेट नहीं है। लेकिन अगर आप इसी 5 लाख रुपए को 1-1 लाख रुपए करके डालते हैं P&L में, तो जितना आपका बैलेंस बचा रहेगा वो आपका फिक्टिशियस एसेट रहेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो वो दिखाना पड़ेगा अपने बुक्स में कि फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है। ओके, चलिए बच्चों। क्लियर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। हाँ अच्छा, वो इसीलिए नहीं आ रहा था, मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं वापस करा देता हूँ उसको। मान लो 5 लाख रुपीज आपने 3 लाख रुपए चलो एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए? 3 लाख रुपए। और इसका नहीं बेनिफिट सर, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसमें से फर्स्ट ईयर, अभी पहला साल चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए तो आपने डाल दिया P&L में, इसका बेनिफिट मिलेगा आपको 3 इयर्स तक। तो बचा हुआ कितना रह गया? 2 लाख रुपए रह गया ना बेटा। अब ये 2 लाख रुपए अभी आपने खर्चों की लिस्ट में नहीं दिखाया, तो कहां दिखा देंगे आप इसे? एसेट्स की लिस्ट में दिखा देंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिक्टिशियस एसेट। क्या ये एसेट है? दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, पैसा खर्च हो चुका है। अगर हम अकाउंट्स की बुक में कुछ एसेट शोन करते हैं, लेकिन तो उसका तो हमें मतलब इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, काइंड ऑफ मनी और गुड्स। लेकिन ये तो काइंड ऑफ गुडविल टाइप हो गया ना, कि मतलब इसमें से कोई बैनर लगा है, एडवर्टाइजमेंट। नहीं, बेनिफिट इसका भी मिलेगा, बेनिफिट इसका भी मिलेगा। मान लो 3 साल तक एक ही जगह पर आपकी ब्रांडिंग हो रही है, आपने एक होर्डिंग लगा दिया और वो 3 साल तक लगा रहेगा और अथॉरिटी आपसे उसके 3 लाख रुपए ले रही है, तो बेनिफिट तो मिलेगा ना उसका भी। सेकेंड ईयर में भी मिलेगा, थर्ड ईयर में भी मिलेगा, है ना? तो हमने इससे मतलब इसे मेनली हमें जो यूजुअल प्रॉफिट होता है मनी के मॉनेटरी टर्म्स में, वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम इससे एसेट बुक अकाउंट्स में शो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको हम एसेट्स में इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने राइट ऑफ नहीं किया, अभी आपने पूरा का पूरा खर्चों की लिस्ट में नहीं डाला। तो जितना खर्चों की लिस्ट में डाल दिया उतना तो खर्चों में गया, मतलब राइट ऑफ हो गया। और जो बच गया, जो भी खर्चों की लिस्ट में नहीं गया, उसको आप एसेट्स में दिखाएंगे। फिक्टिशियस एसेट, इमेजिनरी एसेट बोलते हैं इसको, इमेजिनरी एसेट। ठीक है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर एक्चुअली। ओके सर। ओके, अब यहाँ पर बच्चों एमसीक्यूज हैं, आपको दिख रहा है सभी के सामने स्क्रीन पर है पूरा? यस सर, यस। ठीक है, ये बताइए व्हाट इज द मीन, कैपिटल किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी होती है या एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, दोनों होती हैं? सिर्फ इंटरनल होती है बेटा, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी। गुड, सेकंड समझ नहीं आया। कैपिटल किसे कहते हैं? जो ओनर का बिजनेस में खुद का पैसा होता है। देखो बिजनेस में 2 तरह का पैसा लगता है, एक ओनर का और एक बाहर से उधार लेकर के, ठीक है बेटा? तो जो ओनर का पैसा है कैपिटल कहते हैं उसको। तो कैपिटल कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल या एक्सटर्नल?
इंटरनल इंटरनल। एक्सटर्नल लायबिलिटी को होती क्या है? जैसे बैंक से लोन ले लिया जो बैक्स वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर से उधार पर सामान खरीद लिया वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। हमने मेरा बिजनेस है खुद का, मेरे थोड़े पैसे कम इन्वेस्ट करने के लिए मैंने बाहर से उठा लिए, तो फिर वो एक्सटर्नल वो लायबिलिटी हुई ना। एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी तो बिल्कुल। और जो कैपिटल आपका पैसा है खुद का, तो मतलब उस बाहर के पैसे में कैपिटल में इंक्लूडेड नहीं है? बिल्कुल नहीं करते। ओके सर। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल ड्राइंग्स अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीव्ड। देखो यहाँ पर बात ध्यान देना, सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसीट। हाँ, सेल ऑफ गुड्स बार बार होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, तो वो रेवेन्यू रिसीट्स होती है। अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं, बिल्कुल। सामान बार बार खरीदते हैं, बार बार पैसा देंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुडविल क्या है? टेंजिबल tangible Intangible asset, asset. tangible asset, इंटेंजिबल intangible intangible asset. Expenditure of revenue nature that gives benefit for more than one accounting period is known as more than one। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू नेचर का है रेवेन्यू deferred revenue expenditure, Deferred रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज अ क्लास ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ एक साल के लिए देता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ एक साल के लिए बेनिफिट देता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके बाद में बच्चों बताएंगे आप मेरे को, डेटर पर्सन हु ओव्स मनी टू द फर्म अगेंस्ट debtor, वेरी गुड। द पर्सन टू हुम मनी इज ओव्ड बाय द फर्म, जिससे हमने उधार क्रेडिटर। creditor. Purchases refers to the purchases of goods of sale, गुड्स और liability arises because of Sir, cash resale transaction क्या or होता है? credit transaction। credit transaction credit transactions, Credit क्रेडिट सर रीसेल क्या होता है? रीसेल मतलब वो सेल ही है, एक ही बात है, सेल मतलब रीसेल, ठीक है, जो सामान हमने खरीदा है बेचने के लिए। नेक्स्ट, द अमाउंट इन्वेस्टेड, capital, वेरी गुड। स्टॉक किस वैल्यू पर हम रिकॉर्ड करते हैं? अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया था कि जब हम गुड्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। दोनों में से जो प्राइस कम होता है उस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ये याद रखना। स्टॉक मैंने खरीदा था 50,000 रुपए का, मार्केट में गुड्स तेजी के साथ फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना, आज कीमत 10 रुपए है, कल हो जाएगी 10 रुपए 50 पैसे, अगले दिन हो जाएगी 10 रुपए 40 पैसे, फिर हो जाएगी 10 रुपए 60 पैसे, ऐसे चलता रहता है ना मार्केट में प्राइस, बच्चों पता है आपको। Yes, sir. तो जब हम अपनी बुक्स में, मैंने परचेज तो किया किसी सामान को 10 रुपीज 50 पैसे में, इस पर मैंने खरीदा, और आज की डेट में है वो 10 रुपीज 60 पैसे का, तो मैं अपनी बुक्स में किस वैल्यू पर उस स्टॉक को दिखाऊंगा? तो याद रखिए ना, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम प्राइस होता है हम उस पर दिखाते हैं। नेक्स्ट, सर लोअर पे क्यों दिखाते हैं? लोअर पर इसलिए दिखाते हैं ताकि हम अपनी बुक्स में विंडो ड्रेसिंग ना कर पाए। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है वैल्यू को बढ़ा चढ़ा करके ना दिखाएं, अपनी एक्चुअल पोजीशन शो करें, ठीक है। अच्छा, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? शॉर्ट टर्म liability. वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? बताओ। Cash. खरीदा बिजनेस, कैश विड्रॉल Cash cash withdrawn from withdrawn personal from bank personal account bank account. or domestic use. बिल्कुल, उसने खुद के घर के बैंक अकाउंट से घर के लिए पैसा निकाला, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। फिक्स एसेट कौन सा नहीं है यहाँ पर? Balance with bank. बैलेंस वेरी गुड, बैलेंस विद बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गुड्स? गुड्स क्या है? Creditors. मशीन मैन्युफैक्चरर बेच रहा है मशीन, All the above. खरीद रहा है बेचने के लिए, बुक्स और स्टेशनरी खरीद रहा है बुक सेलर, All the ऑल above. ऑफ अबव। तीनों ही ये गुड्स हैं। बिल्कुल, गुड्स कहते हैं आइटम ऑफ ट्रेड, जिस चीज का हम व्यापार कर रहे हैं, और तीनों में ये बेचने के लिए खरीद रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट?
मशीनरी, लाइबिलिटी क्या है बच्चों? रेंट पेएबल, रेंट पेड पैसा देना होता है वो लाइबिलिटी होती है। सर एक रेवेन्यू सर किसे स्टॉक कहेंगे? परचेजेस, सर स्टॉक आपने बोले थे 3 टाइप के, एक हाँ एक जो सेल्स, stock- सेल्स, हाँ जी सर, हाँ जी, बोलो। स्टॉक आपने तीन तरह stock- के, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, है ना? हाँ तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो तो लाइबिलिटी है अभी। नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस भी हमारे पास पड़ा हुआ सामान है। ऐसा थोड़ी कि हमने पैसा वो वापस करना है। वापस तो तब करना होगा कि अगर हमने उधार पर खरीदा है, तो जो उधार पर खरीदा है वो पे करना है, वो लाइबिलिटी होगी। जो सामान पड़ा हुआ है वो एसेट है मेरे लिए। ठीक है ओके। नेक्स्ट, रेवेन्यू किसे कह रहे थे हम? परचेज को बच्चों? नो सर, सेल्स। सेल्स को। वेरी गुड। सेल्स हमारा होता है रेवेन्यू। Which of the following is not an expense? Salary. फर्नीचर, फर्नीचर, सर फर्नीचर। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये वो सर एसेट है। asset है। asset है। Which of the following is a business transaction? गुड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। Goods purchased on credit. All employee being dismissed, proprietor purchase car for you नहीं होगा। Sale of personal asset by proprietor नहीं। Nature of capital? एसेट, Asset. लायबिलिटी, Liability, capital, लायबिलिटी, Asset. लायबिलिटी, लायबिलिटी है सर। कौन सी लाइबिलिटी बताई गई थी? इंटरनल, इंटरनल लाइबिलिटी। सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। सेल को आज मानेंगे रेवेन्यू, कब मानोगे? जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का, जब सामान सेल हो गया या परफॉर्मेंस हो गई, जब क्रेडिट पीरियड हमने जो दिया था वो एक्सपायर हो गया, या जब पैसा कलेक्ट हो गया। देखो सुनो मेरी बात, मैंने ऑर्डर दिया सामान का 1 जनवरी को, हाँ जी मुझे सामान भिजवा देना। सामान मुझे मिला 4 अप्रैल को, पैसा मुझे देना है 1 जुलाई को, और मैं पेमेंट कर रहा हूं 31 जुलाई को। तो बच्चों बताओ सेल किस दिन रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पर ऑर्डर हुआ, यहाँ पर सामान की डिलीवरी हुई, यहाँ पर ये डेट थी, ड्यू डेट थी पैसा देने की, परंतु मैंने पैसा पे किया 31 जुलाई को। तो बताओ किस डेट को हम मानेंगे कि सेल हुई है? 31 जुलाई, जिस दिन डिलीवरी हुई। 4 अप्रैल। जब गुड्स की डिलीवरी हो गई, जैसी गुड्स की डिलीवरी हो जाती है ना, वैसी सामने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो पैसा देगा। पैसा हमें मिला या नहीं मिला, लेकिन हमारा राइट बन गया पैसा लेने का। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड, तो इसलिए ये नहीं है। एट द पॉइंट ऑफ सेल, सेल हो गया तो मतलब सेल मान ली जाएगी रेवेन्यू। पैसा नहीं मिला या पैसा मिल गया वो अलग बात है। तो क्या आएगा इसका? व्हेन गुड्स आर सोल्ड। Excuse me, sir. हाँ जी, The nature of capital में तो asset आएगा ना, internal asset. नहीं देखो, हमने कहा था कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना? हाँ. 5 करोड़ रुपए लगाएंगे बिजनेस में, 3 करोड़ ओनर लाया, 2 करोड़ उधार लिया, तो जो संपत्ति बन रही है, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, ये सब एसेट है। जो ओनर का पैसा है वो कैपिटल है, इसे इंटरनल लायबिलिटी भी बोलते हैं। बिजनेस के लिए इंटरनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है बेटा? Okay, sir. एक्रूड इनकम, रेवेन्यू, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी। Asset. एसेट, एसेट, पैसा लेना है, जो लेना है एसेट, जो देना है लायबिलिटी। ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं बुक्स में? No. नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं है? स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, गुड्स फॉर रीसेल। हमने कहा था ना, परचेज और सेल वर्ड हम गुड्स के लिए यूज करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर्स टू द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वेरी गुड। बोथ ए एंड बी नहीं होगा? नहीं, नॉन ऑपरेटिंग। देखो यहाँ पर एक तो रेवेन्यू की बात कर रहा है और फिर ये नॉट ऑपरेटिंग की बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बिजनेस ऑपरेट करके, यहाँ पे बिजनेस को ऑपरेट किए बिना। नेक्स्ट, फॉलोइंग एसेट मशीनरी, नॉट एन मशीनरी। मशीनरी।
ओके बच्चों, तो सारे एमसीक्यूज हमारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके आगे आज मैं आपको आगे के क्वेश्चंस पीडीएफ में शेयर कर रहा हूं बच्चों अभी 2 मिनट में। उसमें आपको पेज नंबर 2.16 से लेकर के 2.18 तक खत्म करना है। पेज नंबर मैं शेयर कर दूंगा अभी। ओके जी, ये आपको होमवर्क में खत्म करना है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों की कुछ टर्म्स रह गई थी क्या? किसी का कब कुछ रह गया? मुझे तो नहीं लग रहा, फर्स्ट चैप्टर में सभी का सब कुछ हो जाना चाहिए। अथर्व का रह गया होगा शायद, अथर्व और सिया, इन 2 बच्चों का रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में इन बच्चों का रह रहा है, अथर्व का और सिया का। मैं बताता हूँ कुछ टर्म्स रहती हैं, आप 15 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सिया, अथर्व? और सर टाइम, ये आप पीडीएफ कहाँ शेयर करोगे? हाँ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर आप होमवर्क में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करना है? हाँ बेटा, ये शॉर्ट टर्म आंसर है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करनी है। नेक्स्ट क्लास में वैसे हम डिस्कस करेंगे इसको। सर आप ग्रुप में मेरा नंबर ऐड कर दोगे? क्या न, कौन बोल रहे हैं बेटा? सर सोहम। तो हम, अच्छा आपका नंबर ऐड नहीं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ओके सर इकोनॉमिक्स की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? इकोनॉमिक्स की बेटा नेक्स्ट वीक 18 से। ओके सर। ओके जी, थैंक यू सर। 18 से? हाँ जी 18 से बेटा। थैंक यू सर। ओके, तो वो कौन से डेज होंगे? वो निखिल सर लेंगे। टाइमिंग रहेगा 4 to 5। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जो आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस ऐप पे हैं वो मेरे लैपटॉप में नहीं आ पा रही हैं, तो फिर आप इसका कोई सब्स्टिट्यूट बता सकते हैं? यूट्यूब से मिल जाएंगी आपको। और सर चैनल का नाम? मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? ओके। तो वहां से मिल जाएगा, मार्कमैन इंस्टीट्यूट। ओके सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके बच्चे। थैंक यू सर। ओके बच्चों।